थे आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम हिंदी ग्रामर के टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 प्रश्न में आप लोगों का क्या फीडबैक रहेगा, सभी को कमेंट करना है जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी ग्रामर का क्लास रहने वाली है, प्रैक्टिस सेट रहेगा। 15 प्रश्न करेंगे। सभी को कमेंट करके बताना कि ये 15 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही जा रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी करनी बाकी है। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चले, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो साथियों, प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। मुख है अंबुज सो सही मीठी बात बिसेखी में अलंकार है। मुख है अंबुज सो सही मीठी बात बिसेखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, सभी लोग बताएगा। पंक्ति में मुख है अंबुज सोई, क्या दिया है, मुख है अंबुज सो सही। अंबुज मतलब कमल के समान यहाँ पे बताया जा रहा है। अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल, क्योंकि कमल का पर्यायवाची, तो कमल के समान यहाँ पे बताया गया है। अब कमल के समान बताया गया तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या वह प्रतीप होगा, विभावना होगा, संगति होगा या व्यतिरेक होगा। सारे टॉप क्लास के क्वेश्चंस हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्यतिरेक। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का भेद है वह कौन सा है। शब्द अलंकार, उपमा, रूपक, विभावना या वक्रोक्त की बात करेंगे। शब्द अलंकार, क्या आप जानते हैं शब्द अलंकार कहते किसे हैं। पहले बात तो ये जानना जरूरी होगा कि शब्द अलंकार कहते किसे हैं। शब्द अलंकार उपमा, रूपक जो होता है, और अर्थालंकार, उपमा, रूपक और विभावना, ये जो तीन अलंकार दिए गए हैं आपके, ये भी एक विभावना क्या है, ये अर्थालंकार के एक प्रकार होते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, शब्द अलंकार के नहीं, ये आपके हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार अगर पूछा जाए तो आपके उपमा, रूपक और विभावना, ये तीनों क्या है, अर्थालंकार के भेद हैं। लेकिन जब वक्रोक्त की बात की जाती है तो वक्रोक्त किसका है, वक्रोक्त शब्द अलंकार का एक भेद होता है। शब्द अलंकार ऐसे अलंकार जिनमें शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार ऐसे अलंकार जिनमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब जिसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्द में, उसे आपके शब्दों में प्रयोग करने पर, अगर अर्थ के कारण हो रहा तो अर्थालंकार, शब्द के कारण हो रहा तो शब्द अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति हो जाएगा, शब्द अलंकार का एक भेद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए, तब वहां अलंकार होगा। जब सादृश्य के कारण किसी वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना होने पाए, ये निश्चय ना हो पाए, तब वह अलंकार कौन सा होगा। तब निश्चय नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कौन सा अलंकार होता है, संदेह उसमें होता है। कहाँ पे निश्चित नहीं होता है तो वहाँ पे संदेह होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संदेह अलंकार होना चाहिए। संदेह के उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जब मान लीजिए, जब आपके शब्द में हो मानो, जानो, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए, मानो और जानो, तब आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। भ्रांतिमान में कहीं ना कहीं भ्रांति में शब्द जब भ्रांति में डाला जाता है, आपको लगे कि हाँ बिल्कुल भ्रम में डाला जा रहा है, तो जब भ्रम में डाला जाता है वहाँ पे भ्रांति अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पे संदेह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूपक अलंकार के भेद हैं 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार, देखिए रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं।
रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सांग रूपक, पहला हो जाएगा सांग रूपक। दूसरा होता है निरंक, निरंग। और तीसरा होता है परंपरित, परंपरित। ये रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, शब्द या व्यंजन। तो आप सभी लोग जानते हैं एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से या तालव्य से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। तो ई, चा, छा, जा, झा ये आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से। ई, चा, छा किससे होता है? तालव्य की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। और 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। सभी कमेंट करके बताइए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, देखिए हम सभी लोग जानते हैं बड़ी ई, ए और ऐ ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, लेकिन छोटी ई आपका दीर्घ स्वर नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर के उदाहरण कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए एक आता है यारा, लावा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, या का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है या तालु है? तो यारा लावा अभी हमने पढ़ भी चुका है। या का जो उच्चारण स्थान कहलाता है वह हमारा तालु कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, काकल वर्ण कौन से कहलाते हैं? या, सा, हा या अड़ा इनमें से आपके काकल वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं जो हा हमारा होता है यह हमारा काकल वर्ण कहलाता है। अच्छा दोस्तों, स्वर विज्ञान में काकल व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जैसे हा। ये हमारे क्या हो जाते हैं? काकली व्यंजन की बात करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? सभी बताइए। 4, 6, 8 या 9 होते हैं? सभी कमेंट करिए। देखिए हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी श्रव्य व्याख्याता लोग हैं कि अंतस्थ और ऊष्म में हमारे कितने वर्ण कहला जाते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म दोनों मिला के देखा जाए, पहले देखिए समझ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन ये व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन ये व्यंजन में संख्या में भी 4 होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म दोनों के मिला के कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपका 6 ऑप्शन दिया गया है आप देख रहे होंगे जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा होगा 8 वाला, ठीक है। तो अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? टोटल 8 वर्ण होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी आपके ढा और अड़ा के रूप में द्विगुण व्यंजन और छा, त्रा, ज्ञा, स्रा के रूप में संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा कहलाता है? हा कहलाता है, ला कहलाता है, मा कहलाता है, जा कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो हा हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है? हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिए। तो हिंदी भाषा में जितनी हमारी वर्ण लिपियाँ हो जाती हैं सभी लोग जानते हैं, हिंदी भाषा में 52 कुल वर्ण और लिपियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है
सही हो जाएगा। ये तो सभी लोग लगभग जानते हैं मेरे हिसाब से, आप सभी लोग इतना तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसानी से हमें पता लग जाता है, जानकारी पहले से उपलब्ध रहती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, आपके संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियों की बात करेंगे। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सभी लोग बताइए क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यंजन है? वह जो दिया गया है ये हमारा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है या अघोष है? सभी कमेंट करके बताइए। तो वह कौन सा व्यंजन कहला जाता है? तो वह हमारा अंतस्थ व्यंजन कहला जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पाफा बाभा मा आदि का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, तालव्य से होता है, कंठ से होता है? सभी कमेंट करके बताइए। तो पाफा बाभा मा आदि का जो उच्चारण स्थान होता है किससे होता है? पाफा बाभा मा, ओष्ठ की बात करेंगे। दोनों ओंठ आपस में टकरा रहे हैं जब ये वर्ण आप लोग बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, मात्रा होते हैं, विसर्ग होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त जो कहला जाते हैं वह हमारा स्वर कहला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सासा साहा, ताथा दाधा, टाठा डाढ़ा, चाछा जा या झा की बात करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वह हमारा सासा साहा कहला जाता है। जो पहला वर्ग दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण कहा जाता है। देखिए, हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष, जिनमें केवल श्वास का प्रयोग करके उच्चारण किया जाता है। 11 अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो 11 अलावा जो व्यंजन कहला जाते हैं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और क्या बता चुके हैं? अंतस्थ व्यंजन बता चुके हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? चा है, का है, टा है, जा है? तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? घोष वर्ण पूछा जा रहा है कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे जो जा लिखा हुआ है यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण कहला जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ है, बड़ा आ है, ई है या ऊ है? देखिए ओष्ठ वर्ण, आप ये देखिए जब इन चारों को उच्चारण करेंगे दोनों ओठ आपस में किस में टकरा रहे हैं? आ, ई और ऊ। जब भी ऊ बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ आपस में टकरा जाते हैं या पास पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा ओष्ठ वर्ण कहला जाता है ऊ। यानी कि हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबुंदी का, पंचम वर्ण का या स्वर का कार्य करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसार किसका कार्य करता है। तो अनुसार जो होता है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि, स्वर, ध्वनि या व्यंजन कहते हैं? सभी कमेंट करके बताइए। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। सभी बताइए। जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ रहे हैं आप सभी लोग। कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? जी हाँ, संयुक्त स्वर की पहचान करके बताना। ए, ऐ, उ और ओ। सभी बताइए। देखिए संयुक्त स्वर,
तो आपका ए, ऐ और ओ ये संयुक्त स्वर है, लेकिन जो ऊ दिया गया है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, दो असमान स्वरों को मिलकर हमारा संयुक्त स्वर बनता है, और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और ऋषि ये हमारे 5 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? खा, गा, घा या ठा, सभी बताइए। तो इनमें से जो हमारा अल्प प्राण व्यंजन कहलाया जाता है वह हमारा कहलाया जाता है गा। गा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्प प्राण व्यंजन की संख्या पर आ जाता है। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे खा, घा, झा, ये महाप्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला, जैसे का, गा, जा, पा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण, जिसमें कम वायु प्रवाह से बोला जाता है और अधिक वायु प्रवाह से बोला जाता है वह महाप्राण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कहला जाता है? महाप्राण मतलब जिन वर्गों में सबसे अधिक ज़्यादा या देर से बोला जाता हो, ज़्यादा हवा आपका प्रेशर रहता है, वैसा कौन सा ग्रुप है? खा, छा, ठा, दा, चा, अंगा, मा, सा, धा, या, दा, धा। तो खा, छा, ठा ये हमारे क्या है? महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कहला जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों, ए और ऐ वर्ण ये क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो ए और ऐ वर्ण जो हमारे होते हैं ये हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहला जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का लेडी सही।